आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजमी। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका इस्तकबाल है। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। नाजरीन, जब हम साइंस की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि हर शोबे में जो है तरक्की की राहें हमवार हुई हैं। वहीं अगर मेडिकल साइंस की भी बात करें तो नित नई खोजें हो रही हैं जिससे कि लोग फैज़याब हो रहे हैं। इसी कड़ी में नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ सालों पर अगर हम नज़र डालें तो मेडिकल सेंटर्स में रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल काफ़ी हद तक बढ़ गया है, जिससे कि लोग काफ़ी फैज़याब भी हो रहे हैं। अगर हम देखें तो इसके नताइज काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे सामने निकल के। नाज़रीन, जॉइंट रिप्लेसमेंट, इसी कड़ी में हम बात करेंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट की, कि किस तरह से जो रोबोटिक सर्जरी है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कैसे जो है वो कलीदी किरदार निभा रहा है जॉइंट रिप्लेसमेंट के मामले में। और आज का हेलो डॉक्टर का भी हमारा ये ख़ास शुमारा है जिसमें हम इसी मौजू पर तबसरा करेंगे, जिसके लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को। उनसे पूछेंगे कि आखिर ये रोबोटिक सर्जरी होती कैसे है और जॉइंट रिप्लेसमेंट पे इसका क्या रोल है। नाज़रीन, अगर आप भी आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर, जो कि हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। साथ ही जैसे हम हमेशा आपको एक ख़ास रिपोर्ट दिखाते हैं, तो आज इसी ख़ास मौजू पर ये रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं। इसे ध्यान से देखिए और समझिए कि आखिर ये रोबोटिक सर्जरी होती क्या है। आइए डालते हैं एक ख़ास नज़र। नाजरीन, ये तो हम जानते ही हैं कि आज मेडिकल साइंस ने बेपनाह तरक्की कर ली है और ये सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में हर गुजरते दिन के साथ मुख्तलिफ बीमारियों के तरीक़े इलाज में नई नई तहकीक हो रही हैं, जिसका फायदा बरह रास्त मरीजों को हो रहा है। सर्जरी के शोबे में भी खातिर-खा तरक्की हुई है और अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत और रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानी दिमाग की ताकत के साथ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तयशुदा अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। आज कई तरह की सर्जरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अच्छे नताइज भी सामने आ रहे हैं। जिस्म के जोड़ और हड्डियों की सर्जरी में इनके इस्तेमाल से आसानी भी हो रही है। रोबोडॉग को 1992 में मुतारिफ कराया गया था और ये अमेरिका में किसी मरीज पर इस्तेमाल किए जाने वाला पहला रोबोट था। ये एक सर्जिकल रोबोट है जो कूल्हे और घुटने की मुकम्मल सर्जरी में मदद करता है। रोबोटिक सर्जरी के दौरान सर्जन जिस्म में छोटा सा चीरा लगाते हैं, जिसके जरिए जर्राही के छोटे आलात और 3 लेयर वाला हाई डेफिनेशन कैमरा डाला जाता है। इन आलात को फिर ऑपरेशन करने के लिए कंप्यूटर कंसोल से कंट्रोल किया जाता है। फर्क यह है कि सर्जन रिवायती सर्जरी की तरह मरीज के जिस्म के नजदीक नहीं होते, बल्कि सर्जन की कमांड्स के मुताबिक ये आलात जिस्म में दुरुस्त जगह और बहुत महारत के साथ सर्जरी को अंजाम देते हैं। रोबोटिक सर्जरी दरअसल सर्जन को इंसानी हाथ से ज्यादा दुरुस्त और नाजुक हरकत करने में सहूलत फराहम करती है। सर्जरी करते वक्त फैसले सर्जन करते हैं और रोबोट उसे अंजाम देता है। रोबोटिक की मदद से ऑपरेशंस ज्यादा दुरुस्त होते हैं, रिकवरी जल्द होती है और रिजल्ट भी अच्छे रहते हैं। इंसानी जिस्म की हड्डियां और जोड़ काफी सख्त होते हैं। इनमें चोट या उम्र के साथ इनमें खराबी के सबब इन्हें तब्दील करने या उनकी सर्जरी की जरूरत पेश आती है। इसमें रोबोटिक सर्जरी मदद फराहम करती है। घुटने, कूल्हे या किसी और जोड़ या हड्डी की सर्जरी रोबोटिक के जरिए बहुत महारत और दुरुस्तगी के साथ की जा सकती है। इसके कई फायदे भी हैं। ये सर्जन को हरकत यानी सर्जरी अंजाम देने और महारत की बेहतर हद फराहम करती है। ये ऑपरेटिंग फील्ड की एक बहुत बड़ी और हाई रेजोल्यूशन इमेज फराहम करती है। इसमें अस्पताल में कम वक्त तक रहना होता है। इन्फेक्शन का खतरा भी कम होता है। रोबोटिक सर्जरी में दर्द भी कम होता है। मामूल के काम जल्द कर सकते हैं। इसके नताइज भी अच्छे होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्जरी में इमेजिंग, नेविगेशन और रोबोटिक में मदद फराहम कर रही है। इससे सर्जरी से पहले, इसके दौरान और इसके बाद के फैसले करने में मदद ली जा रही है। बहरहाल रोबोटिक सर्जरी कराने से पहले अच्छी तरह से हर बात की मालूमात हासिल करना बेहतर होता है और इससे फैसला करने में भी आसानी हो जाती है।
वाज़ेह रहे कि इस तरह की सर्जरी के लिए मखसूस सर्जन होते हैं और ये मखसूस अस्पतालों में ही की जाती है, लिहाजा पूरी मालूमात हासिल करने के बाद ही फैसला करें। रोबोटिक सर्जरी के बाद डॉक्टर की बताई गई तमाम हिदायत की पाबंदी करें। अपनी खुराक का खास ख्याल रखें और फल सब्जियों को ग़िज़ा में शामिल करें। मूवमेंट के लिए बताई गई एक्सरसाइज को पाबंदी से करें, इससे जल्द मामूल के काम करने में मदद मिलेगी। अपनी सोच को मुस्बत रखें और आहिस्ता आहिस्ता अपने रोजाना के काम खुद करने की कोशिश करें। अपने डॉक्टर के राब्ते में रहें और कोई भी परेशानी होने पर फौरन बताएं। तो जैसे कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि मेडिकल साइंस की तरक्की के तहत किस तरह से रोबोटिक सर्जरी जो है कलीदी किरदार निभा रही है जॉइंट रिप्लेसमेंट में। कितनी आसानी से जो सर्जन है एक छोटा सा कट फरहान करते हैं और सटीक जगह से वो सर्जरी की जाती है, जिसमें ना तो वक्त की बर्बादी होती है, ना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और रिकवरी भी पेशेंट की बहुत जल्दी होती है। तो नाजरीन, इसी मौजू पर हम तफसीली जानकारी हासिल करेंगे अपने एक्सपर्ट से। आइए करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। हम तारुफ करा देते हैं अपने मेहमानों से आपका। जो आज हमारे माहिरीन मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, वो हैं डॉक्टर अजय शुक्ला। डॉक्टर अजय शुक्ला डायरेक्टर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। हमारे साथ जो दूसरे हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर विभोर सिंघल, जो कि सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हमारे साथ तीसरे एक्सपर्ट जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर गरिका शिव श्रीवास्तव, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ट्रॉमा सेंटर एम्स दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहाँ पर डॉक्टर अजय आपसे करूँगा। डॉक्टर अजय, ये जो बात हो रही है AI सर्जरी की, रोबोटिक सर्जरी की, तो ये आम आदमी इसको कैसे समझे, इसके बारे में बताएं प्लीज़। जी, तो बेसिकली AI जो है ये होता है कि जो इंसान के अंदर जो इंटेलेक्ट है, राइट, तो उसको कंप्यूटर में कैसे रेप्लिकेट किया जाए। जी, मतलब कंप्यूटर को भी वही इंटेलेक्ट दी जाए जो इंसानों के अंदर है। जी, एंड इसके लिए क्या ज़रूरी है कि पेशेंट्स का या पब्लिक का डेटा चाहिए, आदमियों का डेटा चाहिए। उस डेटा से फिर जो है ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं। जी, और फिर उनका एप्लीकेशन जो है वो पेशेंट केयर में और उनके बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ किया जाए, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। और जब वो आप किसी मशीन, जी, राइट, के द्वारा वो इंटेलिजेंस यूज़ करके वो चीज़ कराने की कोशिश करते हैं जो कोई डॉक्टर करता है या कोई सर्जन करता है, तो वो फिर वहाँ पे हम बोलते हैं कि रोबोट का इस्तेमाल हुआ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट दोनों ही मेडिकल साइंसेज में और ख़ास तौर से ऑर्थोपेडिक्स में इनका बहुत वास्ट यूज़ है। डायग्नोसिस से लेके, जिसमें कि फ्रैक्चर डिटेक्शन, कोई ट्यूमर है उसका डिटेक्शन को लेके, आप जो है पेशेंट केयर में उनके आउटकम्स क्या होंगे, उनकी मॉर्टेलिटी क्या हो सकती है, उनको रिहैबिलिटेशन में क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, कितना टाइम लगेगा, सर्जिकल प्रोसीजर में ट्रेनिंग के लिए, सर्जिकल प्रोसीजर करने के लिए, और सर्जिकल प्रोसीजर में अगर कोई कमी आती है, कोई फेलियर होता है, तो उसको असेस करने के लिए कि किस वजह से फेलियर हुआ। ये सब में मतलब काफ़ी वास्ट रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स का ऑर्थोपेडिक सर्जरी। राइट। लेकिन आपने एक चीज़ बताई है, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई यहाँ पर। इसमें थोड़ा सा ये भी वजाहत कीजिए कि अगर ऐसा होता है कि सर्जरी होती है AI और रोबोटिक सर्जरी जब होती है ऑर्थोपेडिक के मामले में, तो क्या वक्त की भी कुछ बचत है इसमें? वक्त उस आम तौर पर रिवायती सर्जरी की बात करें और इस सर्जरी की बात करें और दोनों को कंपेयर करें तो वक्त कितना बदलाव आया है? क्या वक्त की बहुत बचत हो रही है इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है और सर्जन क्योंकि उसको पहली दफ़े करता है तो उसको हमारे यहाँ एक कहा जाता है लर्निंग कर्व। कि उसको उस नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए टाइम लगता है। अच्छा। एंड हर उस नई टेक्नोलॉजी का लर्निंग कर्व अलग होता है। जी। अब जैसे रोबोटिक सर्जरी में कहा जाता है कि वो कर्व 50 से लेके 100 पेशेंट्स तक का हो सकता है। यानी कि कोई डॉक्टर अगर इस टेक्नोलॉजी को पहली दफ़े खुद कर रहा है
तो उसको 50 से लेके 100 मरीजों पे सीखना पड़ेगा। तब जाके वो उस पे मतलब जो है ना मतलब खुद मुख्तारी से वो तब कर सकता है अपने अकेला होकर कर सकता है। इनिशियली तो टाइम ज़्यादा ही लगता है, ज़्यादा वक्त लगता है, बट ये है कि जब आप उसको मास्टर कर लेते हैं, जब आप उसमें काफ़ी प्रखर हो जाते हैं, तब ऑफ कोर्स आप जो है उसमें टाइम सेव करने का राइट। जी जी जी। जैसे डॉक्टर साहब अभी आपने ये बताया कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसमें एक लर्निंग प्रोसेस होता है। डॉक्टर विभोर, हम आपकी तरफ आएंगे और यही आपसे जानना चाहेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी लोग रिवायती तरीके से अपना इलाज करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में अगर किसी का नी रिप्लेसमेंट है और वो रोबोटिक सर्जरी उसको मतलब बताई गई है, एडवाइस की गई है, तो लोगों के दिल में एक सवाल, एक डर, एक खौफ भी पैदा होता है। तो ज़रा इसके बारे में आप बताएं कि आपके पास भी क्या ऐसे मरीज़ आते हैं जिन्हें आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं ये सेफ़ है और ये बेटर है? जी हाँ, शुरुआती दौर में जब हम मरीज़ों को ये बताते थे कि आपका रोबोटिक पद्धति से हम इलाज करेंगे, तो वो थोड़ा सा उनके मन में डर ये रहता था कि कहीं रोबोट ही आके जी सबसे पहला तो सवाल यही होता था कि रोबोट करेगा, ऐसा कि रोबोट आके और फिर उसके बाद वो कट्स मार रहा है। ऐसा नहीं है जी। इसमें जो सर्जरीज है वो बेसिकली जो ओपनिंग अप होती है वो सर्जन ही परफॉर्म करता है, जो इम्प्लांट होता है वो भी सर्जन ही परफॉर्म करता है, और ये रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी बोलते हैं हम इसे ये इट्स ऑल्दो मतलब ये जो है पूरी रोबोटिक पद्धति से ही हो रही है, पर ये रोबोट कंट्रोल हमें नहीं कर रहा है, हम रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं, आप ये समझिए। तो इस वजह से इसमें बिना किसी खौफ के, बिना किसी परेशानी के आराम से वर्ल्ड ओवर मतलब आपने कंट्रोल की बात की, तो थोड़ा सा एक प्रोसीजर हमें बताएंगे कि किस तरह से इसका एक प्रोसीजर होता है कि कैसे आप रोबोट को एक सर्जन कंट्रोल करता है? देखिए, सबसे पहले तो आप सर्जरी के लिए क्या, सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ता है, फिर आपके हाथ होते हैं, है ना, तो ये, और फिर आपकी आँख होती है। ये तीनों में जो ह्यूमन बींग्स मतलब जो आदमी है वो इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से ये सर्जरी परफॉर्म करता है। और अगर हम इन तीनों को बिना किसी मिस्टेक के, मतलब कोई इसमें मिस्टेक ना हो, अगर परफॉर्म कर पाए तो कितनी अच्छी बात। वही चीज़ हमने की। हमने आँख जो है वो एक रोबोटिक आई होती है जी, जो आर्म होता है रोबोटिक आर्म वो हमारे हाथ होते हैं, और एक कंप्यूटर होता है जो कि पहले से ही पेशेंट का सीटी स्कैन या एमआरआई करके पहले से ही उसका अलाइनमेंट निकाल लेता है। और वो अलाइनमेंट जब निकालता है तो अलाइनमेंट निकालने के बाद हम उसको कैलकुलेट करके खुद सर्जन उसको फाइन ट्यून करता है, और फाइन ट्यून करने के बाद जो रोबोटिक आर्म है वो आके काट देता है। उसके बाद जो फाइन ट्यून उसके बाद भी जो करना होता है वो भी हम करते हैं। तो काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे एक तो मिस्टेक्स, ह्यूमन मिस्टेक्स ख़त्म हो जाती हैं, और दूसरा प्रेसिजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आसान हो जाता है। चलिए डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी वंदना जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा डॉक्टर विभोर सिंघल जी से ये सवाल है जी कि नॉर्मल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है और ये कितना सक्सेसफुल होती है? जी जी, यही सवाल हमारा आपसे अभी था भी, आपने थोड़ा सा और इन्हें क्लियर करें। बिल्कुल वंदना जी, रोबोटिक सर्जरी और मैनुअल सर्जरी में फ़र्क मैं बोलूँगा कि एक स्टेप हायर हम गए हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। जो हमारे पास नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी आई थी वो भी एक स्टेप हायर थी, ऐसे ही आप समझ लीजिए कि ये भी एक स्टेप हायर है। इसमें डेफिनेटली जो शुरुआती रिज़ल्ट्स आए हैं हमारे पास वो काफ़ी अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं ये मैनुअल के बराबर या उससे ऊपर जो है समझी जा रही है। इन केस ऑफ हॉस्पिटल स्टे, मतलब जो अस्पताल में रहने का के दिन हैं वो कम हुए हैं, जो पेन है वो कम हुआ है, इंसिजन का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, क्योंकि हमें एक इनफैक्ट एडिशनल इंसिजन देने पड़ते हैं अभी इस टाइम पे। उसके भी कुछ खामियां बाद में हम बताएंगे, बट ओवरऑल जो मैनुअल और रोबोटिक में है, इसके जो पेपर्स बोलते हैं, मतलब जो साइंटिफिक डेटा बोलता है, वो अभी समकक्ष और या फिर थोड़ा सा बेटर बोलता है।
तो वंदना जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत ही बखूबी इन्होंने जो है डॉक्टर साहब ने आपको जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर श्रीवास्तव आपकी तरफ आएंगे। डॉक्टर विभोर ने बहुत अच्छे से यहाँ पर सारा खुलासा किया, बताया कि किस तरह से ये रोबोटिक सर्जरी अमल में आती है। आपसे मैं सवाल करता हूँ, क्योंकि आप भी डायरेक्ट पेशेंट्स को डील करते हैं, आपको पता रहता है कि पेशेंट को किस तरह से डील करना है। ख़ास तौर से मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जब आपको लगता है कि ये एआई सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है पेशेंट घबराता होगा। वही जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये सोचता है कि ये तो रोबोट करेगा ऑपरेशन। तो वो किस तरह के उनके सवाल होते हैं, क्योंकि प्रोग्राम देखने वालों को भी काफ़ी शक होंगे, काफ़ी डाउट्स होंगे। तो इस तरह के जब आप बताएंगे तो उनको भी काफ़ी मेरे ख्याल से मदद मिलेगी। किस तरह के सवाल होते हैं और असलियत क्या है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। अब जब पेशेंट हमें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये रोबोटिक सर्जरी का मतलब है, जैसे पहले सवाल पूछा गया था कि रोबोट आके करेंगी, तो इनको एक ध्यान पे रखना चाहिए कि इससे पहले जो हम इंस्ट्रूमेंट लेके जब नी रिप्लेसमेंट या कोई सर्जरी करते हैं, जो हम बोन को कट्स जो बनाते हैं, जो काटते हैं, जो नया इम्प्लांट बनाने के लिए, उस स्टेप को और बड़े अच्छे प्रेसिशन के लिए करने के लिए हम इस स्टेप में रोबोट को यूज़ किया जा रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सब सोचना चाहिए इसमें। सो ये वाले स्टेप ही, इसके वजह से क्या होता है, पेशेंट की आउटकम, पेशेंट स्पेसिफिक अलाइनमेंट, पेशेंट के हिसाब से बॉडी उनकी डिफॉर्मिटी या जो उनकी टेढ़ापन या जो भी पैदा हुआ था वो सारा पेशेंट के हिसाब से हम पर्सनलाइज किया जा रहा है रादर देन जनरलाइज के अलावा। सो इन दैट वे हम पेशेंट को समझा सकते हैं कि ये कुछ नया चीज़ नहीं है, इसमें डरने की बात कुछ नहीं है। और कई बार ऐसा होता है, कई मरीजों में इनकी आवश्यकता हो भी सकती है रोबोटिक सर्जरी। जैसे मान के चलिए कोई मरीज का घुटना खराब हो रखी है, पर वो एज रिलेटेड नहीं हो सकती। कई बार ऐसे तो एक्सीडेंट के बाद मान ले उनको कोई ऑपरेशन हुआ, उसके कारण भी घुटना बदल सकते थे। तो उसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट जो इंडिविजुअल जो हम नॉर्मली जो करते हैं उससे कामयाब कम होती है। तो उससे ज़्यादा इन सच केसेस हमें रोबोटिक की हेल्प बहुत अच्छी होती है अलाइनमेंट बनाने में। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा कारगर है रोबोटिक सर्जरी इस ऐसे केसेस में जो कि आपने यहाँ पर बताएं। मैं ज़रा सा ये भी आपसे पूछना चाह रहा था कि उनके डाउट्स किस तरह के होते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि वो ये तय कर लेते हैं कि हमें ये करानी ही नहीं है, तब तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता होगा आपको। देखिए, ये पेशेंट्स को दो चीज़ें हैं जो उनको समझ में चाहिए कि पहला है कि ये हम क्यों करवाना चाहते हैं, इसकी एडवांटेजेस क्या है ये समझना चाहिए। ये है कि प्रिसिशन बढ़ती है, पर एक और चीज़ है कि ये नॉर्मल सर्जरी को रिप्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पेशेंट को थोड़ा समझना चाहिए कि ये नॉर्मल सर्जरी की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक एडवांस स्टेप है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेशेंट की भलाई के लिए। ये आपको समझना चाहिए। आपने बताया कि जैसे एडवांस स्टेज है और पेशेंट की भलाई के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डॉक्टर अजय आपसे ये पूछना चाहेंगी कि इस सर्जरी में पहले से ज़्यादा परफेक्शन की उम्मीद कर सकता है एक मरीज़ जो मैनुअल सर्जरी है उसके बनिस्बत? तो असल में बहुत सारे पेपर्स हैं इस पे, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। तो जो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हैं वो अधिक मोर देन 90% नी जैसे रिप्लेसमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 20 साल या उसके ऊपर चलते हैं। तो टाइम बताता है कि एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म आउटकम्स में क्या फ़र्क आता है। बट ये ज़रूर है कि अगर कोई भी इम्प्लांट अगर ज़्यादा प्रिसिशन के साथ रखा जाता है तो उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म उसकी सर्वाइवरशिप ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू एन इम्प्लांट जिसको कि कम प्रिसिशन से रखा जाए। तो अब इसमें क्या है ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडीज़ हुई, बिकॉज इनिशियली जब ये लॉन्च हुआ था तो उसमें ये सोचा गया था कि जो रिविजन सर्जरीज़ हैं, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ हैं, उनमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा कामयाब मतलब साबित होगा। बट फिर ये कई जगहों में पाया गया कि इनफैक्ट ये है कि जो नए सर्जन्स हैं, जो सर्जन्स का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है नी रिप्लेसमेंट में, तो उनको हेल्प में ज़्यादा करता है। तो बिकॉज बिगिनिंग में आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो अ रोबोट इज़ वेरी हेल्पफुल टू, ताकि यू कैन इंश्योर कि आपका प्लेसमेंट बहुत सही है। बट
मोस्ट सर्जन्स जिनका लंबा एक्सपीरियंस है तो दे कैन अचीव ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स विदाउट द रोबोट। तो ये भी है, तो उसमें मतलब दिस इज़ समथिंग विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब जैसे अभी मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, उसमें एक जापान से प्रोफेसर आए थे, उन्होंने पूरे जापान की स्टडी बताई थी। तो वही मतलब वहाँ पे यही बात हो रही थी कि ये जो प्राइमरी केसेस हैं, जो फर्स्ट टाइम सर्जरीज़ हैं एंड जो नए सर्जन्स हैं, उसमें इसका रोल बहुत यूज़फुल पाया गया। यूज़फुल पाया गया। बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पर डॉक्टर साहब ने। मैं आपकी तरफ आऊँगा यहाँ पर डॉक्टर विभोर। डॉक्टर साहब ने पहले एक बात का जिक्र किया था, बताया था कि जी हम अभी लर्निंग प्रोसेस में हैं, मतलब उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें, रोबोटिक सर्जरी की उसमें बात करते हैं हम कि रोबोटिक सर्जरी को हम पीछे की तरफ जाकर देखें और आज को देखें और कल को देखें, आने वाले कल को, तो क्या बदलाव महसूस हो रहे हैं और उम्मीदें क्या हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर विभोर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब देखिए अगर हम पीछे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो चीज़ आज के लिए बिल्कुल हम नॉर्मल समझ रहे हैं, जी है ना, वो वाली चीज़ अब पहले एक साइंस फिक्शन समझी जाती है। जी, इसी प्रकार से जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट है वो इस टाइम पे अपने स्टेपिंग स्टोन्स पे है, बट जो प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं जी, आगे आपने कुछ मूवीज़ में भी ऐसी फिल्मों में देखा होगा कि रोबोट ही वो परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा भी समय आ सकता है जी। जैसे हम अभी से सोच रहे हैं कि हवाई टैक्सी और पता नहीं क्या क्या एआई के यूज़ से हम कर पा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ जो है सर्जरी में भी पॉसिबल है। अभी हमने सिर्फ प्रिसीजन इसका बढ़ाया है। आप सोच लीजिए कि 1-1 मिलीमीटर का जो कट है वो ये रोबोट बहुत अच्छी तरीके से ले सकता है, और अगर मुझे 1 मिलीमीटर का कट किसी को अगर बढ़ाना है या घटाना है, वो इतनी प्रिसीजन से लेता है कि डिफरेंस हमें समझ में आता है। और उसका जो रिजल्ट है वो पेशेंट में दिखाई देता है। इसी तरीके से जो पास्ट में सिर्फ ये कंसेप्चुलाइज हुआ था कि रोबोट और ये एआई हमें कैसे हेल्प कर सकता है, इन फ्यूचर में हम देखेंगे, देखिए कि नए डिवाइसेस आ गए हैं जिसमें जो हम आँखों से सिर्फ एक आई का हम अंदाज़ा लेते थे, वो अब एक गॉगल्स एक प्रकार के आ गए हैं जिसमें हम एक प्रोब को रखते हैं, उसका एंगल फिर वो आई का जो गॉगल है वो बताता है कि आप किस एंगल पे इस जिग को रखें और किस एंगल पे काटें। जी जी, तो उससे देखिए जो हमारी मिस्टेक्स आप थी बहुत अच्छे से यहाँ पर बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन एक कॉल आ गई डॉक्टर साहब, जरा कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आपसे बात जारी रहेगी। हेलो हेलो हेलो, आप अपनी बात हेलो हेलो, अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो बताइएगा। हेलो, हाँ जी, जी जी, फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया। बताइएगा, अपना आप सवाल बताइएगा। हाँ, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे कि आप बता रहे हैं इसके अंदर नी रिप्लेसमेंट में जी एआई के तरीके से, रोबोटिक तरीके से आप करते हैं इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ कैमरा जी, तो मैं जानना चाहती हूँ नॉर्मल प्रोसीजर में और एआई के तरीके से करने में क्या मेजर डिफरेंस रहता है? राइट। अच्छा, आगे जो रिजल्ट आता है उसमें कोई डिफरेंस आता है जी, तो एक इंसान क्यों ऑप्ट करे? राइट कर सकता है तो व्हाई गो फॉर द यस, ये एक्सपेंसिव भी रहता है। ओके डॉक्टर विभोर, आप भी बताइएगा। बड़ा अच्छा सवाल है इनका, इन्होंने हमारा ही सवाल बल्कि आपसे पूछ लिया है, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैनुअल पद्धति में हम पेशेंट को टेबल पे लिटाते हैं, नी को अपने हिसाब से हम खोलते हैं, और फिर उसके बाद जो जिग्स होती हैं, मेटल की जिग्स, मतलब कि उसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस होती हैं जो कि अलाइनमेंट अपने आँखों से देख के हमें अंदाज़ा लगा के और फिर उसके बाद काटना पड़ता है। यही चीज़ रोबोट के द्वारा पहले से हम सीटी स्कैन या एमआरआई करवा के उसको, उसकी जो अलाइनमेंट है वो हिप से लेकर टो तक पहले से डिसाइड हो जाती है। पहले से ये डिसाइड हो जाता है कि कौन से कट किस एंगल से, 1 या 2 डिग्री के भी एंगल को हम चेंज कर सकते हैं, और ये एंगल्स बहुत सारे होते हैं, और पूरा नी रिप्लेसमेंट का जो खेल होता है वो इन एंगल्स पे ही बेस्ड होता है, हिप रिप्लेसमेंट का उन एंगल्स पे बेस्ड होता है। अगर हम उस एंगल के लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपकी जो लॉन्गिटिविटी होती है, यानी कि कितना चलना है वो, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो इनिशियल हमारे पास डेटा है, चूँकि मैनुअल तरीके से हम बहुत सालों से कर रहे हैं, बट रोबोटिक जो है अभी आप समझ लीजिए कि 10-15 साल ही आए, तो डेटा चूँकि इन विट्रो यानी कि पेशेंट में लगा हुआ हमारे पास कम है, बट इनिशियल डेटा काफ़ी अच्छा है।
मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में पेशेंट का जो स्टे है, पेशेंट का जो पेन का मैनेजमेंट है, घुटने का मुड़ना है, और सेटिस्फैक्शन लेवल कई चरम ऊपर जाता है। तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, तो असल में बेसिकली जैसे नी रिप्लेसमेंट क्या है ना, केवल बोन की सर्जरी नहीं होती, उसमें सॉफ्ट टिश्यू की भी सर्जरी होती, बोन की भी सर्जरी होती। तो बिकॉज़ आप इसमें प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा करते हैं जो नॉर्मली आप नहीं करते। नॉर्मली आप केवल प्लेन एक्सरे करके आप जो है पेशेंट का प्लानिंग करते हैं। इसमें आप पेशेंट्स का CT भी कराते हैं, पेशेंट्स का MRI भी कराते हैं। तो उस सब का जो डेटा है वो आपको बिल्कुल प्रिसाइज बोन कट के बारे में बताता है। बट उससे क्या होता है ना, आप प्री ऑपरेटिवली आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको कितना काटना है, उसको कितना कम से कम काटना है, कितना कम से कम छेड़छाड़ करनी। तो बिकॉज़ आप सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा नहीं टच कर रहे हो, तो इस वजह से पेशेंट को सर्जरी के बाद पेन कम होता है। एंड बिकॉज सर्जरी के बाद पेन कम होता है, तो इस वजह से वो हॉस्पिटल में उसका स्टे कम होता है। राइट। सो ये कोलैटरल एडवांटेज है जो रोबोटिक सर्जरी है। और रोबोटिक सर्जरी फॉर सर्जन्स जो है ना, उसमें जैसे इंडिया में अभी जैसे फॉर एग्जांपल यूनिकंडाइलर नी रिप्लेसमेंट, जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, वो बहुत सर्जन्स बहुत चैलेंजिंग पाते हैं जी। उसमें सबसे मैक्सिमम यूज़फुल है बिकॉज दैट इज़ प्रॉबली द मोस्ट चैलेंजिंग रिप्लेसमेंट प्रोसीजर दैट इज़ हैपनिंग, राइट। नंबर 2 ऑफ कोर्स नी रिप्लेसमेंट में भी बहुत एडवांटेजेस हैं बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती, कम करनी पड़ती। एंड ऑफ कोर्स हिप का अभी इवॉल्व ही हो रहा है जी जी उसका यूज़ जी। प्रियंका साहबा, यहाँ पर हमारे एक डॉक्टर ने नहीं बल्कि हमारे 2 माहिरीन ने अपनी राय यहाँ पेश की है और बहुत अच्छे से बताया है खुलासे के साथ कि किस तरह से इनमें दोनों में फ़र्क है, ये दोनों सर्जरी जो होती हैं। उम्मीद है कि ये जो मशवरे डॉक्टर साहब ने दिए हैं, जो ये बातें बताई हैं, आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। और फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। डॉक्टर विभोर, आप कुछ रोशनी डाल रहे थे वहाँ पर, वो बात बता रहे थे कि जो आना मुस्तकबिल है जो इस सर्जरी का, उसके बारे में कुछ बता रहे थे, फ्यूचर जो है, तो वो क्या था, मतलब ज़रा सा उसे पूरा कर दीजिए अपनी बात को। अब देखिए, जैसे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दूसरे फील्ड्स में चीज़ें एडवांस हो रही हैं, तो इसी मैंने जैसे आपको चश्मे के बारे में बताया, वो चश्मा जो है जिस तरीके से एंगल्स वगैरह देखता है, और एंगल देख के वो जो है वो हम आराम से उसको काट सकते हैं। इससे प्रिसीजन बढ़ती है, सेटिस्फैक्शन बढ़ती है पेशेंट्स की। ऐसे ही हर एक चीज़ आगे बढ़ती चली जा रही है। ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो हम घुटने के अंदर लगा सकते हैं। डॉक्टर विभोर, आपको फिर रोकना पड़ेगा, आज शायद हमारे कॉलर्स हमसे कुछ ज़्यादा जुड़ रहे हैं, आपसे सवाल ज़्यादा पूछना चाह रहे हैं। हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है? करिए फोन जी, शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है जी, अपनी बात कंटिन्यू। ऐसे डिवाइसेस हम अंदर लगा सकते हैं जो कि हमें कॉन्स्टेंटली डेटा देते हैं कि किस तरीके से वो डिवाइस काम कर रहा है जी, है ना। तो इस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बॉडी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये इंटीग्रेशन जो रोबोटिक पद्धति के द्वारा हम वही नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, तो उसका रिजल्ट्स हमारे सामने है कि वो बेटर होता जा रहा है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। वाकई में कोई भी नई चीज़ जब मार्केट में लॉन्च होती है, मैं सिर्फ मेडिकल शोबे की बात नहीं कर रही हूँ, लोगों में एक्सेप्टेंस थोड़ा सा रहता है कि कुछ लोग रिवायती अंदाज में ही जीना पसंद करते हैं, ज़िंदगी को चलाना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैनुअली कोई चीज़ वो है वो सही नहीं है। सर्जरी जो है नी रिप्लेसमेंट की, अगर वो मैनुअल है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि वो गलत है, लेकिन ये इसका एक अपडेटेड वर्जन है। तो उसमें चीज़ों में जाना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उससे फैज़याब होने की ज़रूरत है। डॉक्टर गणिका, हम आपकी तरफ आएंगे और आपसे ही ये सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी है नी रिप्लेसमेंट की, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अर्ली मोबिलाइजेशन पेशेंट के लिए सही होता है क्या इसमें? क्योंकि हमने ये सुना है कि कुछ घंटों में ही मतलब जो मरीज़ है वो चल फिर सकता है। हाँ जी, ये ऑपरेशन के बाद जैसे प्रेसिशन से कट लेके हम बहुत कम बोन और सॉफ्ट टिश्यू को काट रहे हैं, तो पेन यूजुअली थोड़ा कम रहता है नॉर्मल सर्जरी से। उसके कारण पेशेंट को जल्दी हम चला सकते हैं। फिजियोथेरेपी
हो सकती है जल्दी। मैं इसमें उसी दिन शाम में मान लीजिए 2 से 3 घंटे पोस्ट ऑपरेटिव केयर में एनेस्थीसिया के इफेक्ट निकलने के बाद अगर पेशेंट ठीक ठाक है तो हम चला सकते हैं उसी दिन। और ये नॉर्मल सर्जरी में भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि रोबोटिक के वजह से ही हम ये कर रहे, ये गलत है, ये नहीं है। जो हम नॉर्मल सर्जरी जो कन्वेंशनल जो तरीके से जो हम कर रहे उसमें भी जब नॉर्मल सर्जरी होती है 2 या 3 घंटे के बाद पेशेंट को चला लेते हैं हम। उसमें ये नहीं है कि हम रोबोट से ही कर रहे इसी के कारण हम चला रहे, ये गलत है, ऐसे नहीं है। हम दोनों सर्जरीज में पेशेंट को चला सकते हैं, क्योंकि पेशेंट जब बाहर आता है उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। सर्जरी के TKR हो गया, मतलब नी घुटने बदल गया, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है और हेल्थ इश्यूज़ और ये सारे बेहतर रहती है उनको। राइट। डॉक्टर शुक्ला, आपके पास मैं आऊँगा। अभी ये बात हो गई है सारी, क्या है ये सर्जरी, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। अब मैं बात करूँगा ऑपरेशन के बाद की। जब आप किसी का ऑपरेशन कर देते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो उसके बाद उनको किन खास चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और फॉलोअप कब तक करने की ज़रूरत है? तो मतलब ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। असल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो पेशेंट को फॉलो करनी ही पड़ती है। जी, ज़रा उस पर रोशनी डालिएगा। बिकॉज क्या है कि ये एक आर्टिफिशियल जॉइंट है, जी, राइट। नेचुरल जॉइंट की तरह नहीं बिहेव करता है। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, है ना। जी। तो अब इसमें क्या है ना, पेशेंट अगर जैसे चाहता है कि बाद में जंपिंग करे, जी, राइट, जिस पे नी पे शॉक पड़ता है, राइट, या एकदम से टर्न लेके घूमे, जी, राइट, इस टाइप के मूवमेंट्स, या नीचे जो उकड़ू जैसे बोलते हैं, बैठना होता है ज़मीन पर, जैसे ज़मीन पे चौकड़ी मार के उकड़ू पूरा जो है ना, तो हम लोग उसको पेशेंट को अवॉइड करते हैं, और मतलब कहते हैं कि अवॉइड करने के लिए। बट मज़ेदार चीज़ क्या है ना, पेशेंट्स कई दफ़े समझने में थोड़ा चूक कर जाते हैं। जैसे एक हमारा ही मरीज़ था, तो वो सर्जरी के बाद बोला कि डॉक्टर साहब आपने तो बोला था कि आप जो है उखड़ू नहीं बैठ सकते हो और चौकड़ी नहीं मार सकते हो, तो हम तो उखड़ू भी बैठ रहे हैं, हम चौकड़ी भी मार रहे हैं। तो हमने कहा, हमने ये नहीं कहा आप नहीं कर सकते हो, हमने ये कहा कि आप मत करिए, बिकॉज जो जॉइंट है उसकी एक लाइफ है। ओके। और 90% जैसे मैंने बताया जॉइंट्स जो है नी के वो 20 साल करीब चलते हैं। 20 साल, हाँ जी, लॉन्ग तो पीरियड। बट अगर पेशेंट ये सब एक्टिविटीज़ करेगा जो हम उसको बोलेंगे कि नहीं करनी, जी, तो वो क्या हो सकता है 10 साल में ही ख़राब हो जाए। अभी तो उसको नहीं कोई दिक्कत लग रही है, हो सकता है 15 साल में ही ख़राब हो जाए। तो जो जॉइंट उसका 20 साल चलना चाहिए था, वो 10 या 5 साल पहले ही ख़राब हो गया। तो हर्जाना तो उसी को भुगतना नुकसान तो उसी का है, घुमा जी। फिरा तो कर। इसीलिए हम उसको सावधान करते हैं कि भाई ये एक्टिविटीज़ हैं, इनको आपको अवॉइड करना है अगर आप चाहते हैं कि ये जॉइंट ज़्यादा चले, और जितना आपने उम्मीद लगाई है उतना चले। आपने एक तो ये बताया नीचे बैठना गलत है, इसमें आपने जंप के लिए बोला आपने, इसके अलावा आपने क्या कुछ और तीसरा भी बोला? मतलब जैसे एकदम से लोग टर्न लेना, वो क्या है जरा सा बताएं। अब मतलब अब्रप्टली मतलब घूम जा रहे, जैसे आप सीधे जा रहे हो, एकदम से आप पलट के आवाज दी और आप पलट गए, पलट के वापस, वहां पर कुछ उस टाइप प्रॉब्लम आ सकती है जॉइंट। हाँ, तो इस टाइप के, बिकॉज वो जो है ना, मतलब ये सब जो शॉक्स हैं वो उतना टॉलरेट नहीं करता है, एंड फिर उसमें या तो आपका इम्प्लांट की लूजनिंग स्टार्ट हो जाती है, या जो उसके अंदर जो पॉली लगा हुआ है, पॉलीएथिलीन जो मटेरियल लगा होता है दोनों मेटल सरफेसेस के बीच में, तो वो जल्दी घिस सकता है या डैमेज हो सकता है। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं, बहुत सारे तो, इसकी जी, तो इसलिए हम लोग, जिसके चलते आप यहाँ मना करते हैं। एक चीज़ इसमें ये और बताइए कि फॉलोअप जो है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी तरह के मर्ज में, तो उसकी क्या, उस पर रोशनी डालिए, किस तरह फॉलोअप करना है, कब आना है आपके पास? जी जी, तो इसमें एक चीज़ और, जैसे बहुत हैवी वेट्स भी उठाना, वो भी हम अवॉइड, इससे भी बचना है, भी बोलते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने को। फॉलोअप तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर पेशेंट जो है ना, पहले तो क्या होता था, हम लोग लंबा रखते थे, कितने वक्त के बाद 2-2 हफ्ते रखते थे कि टाके काट के भेजते थे पेशेंट्स को। अब क्या है, पेशेंट तो या तो नेक्स्ट डे चला जाता है या 2 दिन बाद चला जाता है। अब इतना जल्दी चला गया, एंड अगर उसने कुछ बताया नहीं, तो सपोज़ उसका ऑपरेशन का जो इंसिजन जहाँ लगा, चीरा लगा है, वहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा सूजन आ गई, थोड़ा लालपना आ गया, थोड़ा इन्फेक्शन का डर हो गया, एंड उसने हमें नहीं बताया, खुद कुछ किया नहीं,
तो फिर देन वो इम्प्लांट इन्फेक्ट हो सकता है, दैट्स अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। ये मतलब सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। इसी के साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब, आप उनका सवाल भी सुन लीजिए। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज़ मिल रही है जी? आप थोड़ा ज़ोर से बोलिए। हेलो हेलो जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, अंसार अली साहब। हाँ। अच्छा, ये आप कौन बोल रही हैं अंसार अली साहब की? हेलो जी, मुझे आपकी आवाज़ मिल रही है, आप अपना सवाल पूछिए। अंसार अली साहब। जी 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 जी, आप उनकी वाइफ बोल रही हैं? ये मैं हमारे जी जी पूछिए। मैं बीवी बोल रही हूँ। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। वो उनका घुटना है ना, उनके घुटने में क्या कर छोटा छोटा, डॉक्टर साहब बोले कटोरी छोटी हो गई। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, तो दर्द वगैरह होता है? कटोरी बोले छोटी हो गई उनका। जी जी, डॉक्टर अजय शुक्ला, ये मुझे लग रहा है कि जो इनके घुटने का, इनके हस्बैंड के घुटने का जो कटोरी बोले, हाँ, तो वो कटोरी छोटी सिकुड़ गई है, हड्डी घिस गई है शायद, ये कहना घिस गई अलग चीज होती है। जी जी जी, असल में घिस गई अलग चीज होती है, और ऊंची नीची हो जाना घुटने के जॉइंट लेवल से वो एक अलग चीज होती है। जी, और कोई और प्रॉब्लम हो उसमें तो अब एग्जैक्टली वो तो मतलब समझना पड़ेगा, बिकॉज असल में उनकी उम्र भी 70 साल है, तो कुछ ना कुछ वैसे मुझे लग रहा है परेशानी घुटनों में पैदा हो रही है। बेस्ट होगा कि कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन से जाएं और अपना एक्सरे और जो भी डेटा है वो शेयर करें तो ज़्यादा अच्छी एडवाइस। जी जी, आपने सुन ही लिया होगा डॉक्टर साहब का जवाब कि आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक के पास जाएं, पहले उनका टेस्ट करवाएं कि क्या परेशानी है, क्या पता रिप्लेसमेंट की नौबत ना ही आए, कुछ और परेशानी भी हो सकती है। जो वो बता रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट की नौबत है, बट क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हमारी कटोरी छोटी है, अगर कोई दिक्कत नहीं कर रही है तो उसमें कुछ नहीं करना है, तो वो हो सकता है कि रीअश्योरेंस ही देना हो डॉक्टर को। डॉक्टर का जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तो शुक्रिया। जाके मिलेंगे किसी डॉक्टर, मेरे ख्याल से उन्हें थोड़ा सा अभी अपनी परेशानी का अंदाजा है नहीं। ये भी आप ज़रा सा रोशनी डालिए, जैसे उन्होंने घुटने की ये बताया कि यहाँ पर ये कटोरी है, छोटी हो गई है, तो ये भी क्या जॉइंट्स का ही एक हिस्सा है, तो इसमें क्या किस तरह का आप अमल करते हैं? हाँ, तो असल में नी जॉइंट जो है ना बेसिकली 3 हड्डियों के बीच में बनता है जी, जो हमारी थाई बोन है, जो फीमर है, जो लेग बोन है, टिबिया है, और जो कटोरी है पैटला, तो तीनों का कंट्रीब्यूशन है जी, और 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं इसमें जी। तो कटोरी का भी बहुत अहम रोल है। बहुत लोगों का जो है बाकी जोड़ नहीं घिसता है, जो कटोरी और जांग की हड्डी के बीच का, फीमर के बीच का जो जिसको हम पैक्लोफीमोरल जॉइंट बोलते हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कई दफ़े बहुत यंग एज से स्टार्ट हो जाती है। एंड वो पेशेंट जो है कई दफ़े तो 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में आते हैं कि हमें बहुत तकलीफ हो रही, बहुत दिक्कतें हो रही। तो एक तो अर्ली एज में भी क्या इस तरह की परेशानी हो सकती है, उसकी क्या रीज़न हो सकता है? जो उसमें असल में वही है ना, जो बहुत लोगों, अब इट ऑल डिपेंड्स, मतलब जॉइंट का इफेक्ट आर्थराइटिस की वजह से है, तो कुछ आर्थराइटिस हैं जो कि यंग एज से स्टार्ट हो जाती हैं। अब कुछ आर्थराइटिस हैं जो कॉमनली हम लोग जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसके लिए पेशेंट्स आते हैं वो तो एल्डरली होते हैं, यूजुअली 50 के ऊपर, 60 के ऊपर। आपको यहाँ पे कॉल सारी है एक्सेल में जी। हेलो हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है जी? फ़ोन करने के लिए शुक्रिया आपका। बताइए अपना सवाल, माहिरीन आपको सुन रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है? हाँ जी, तो उसकी रोबोटिक सर्जरी होती है क्या? रोबोटिक सर्जरी प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं? होती है, उसमें तो होती है आज के दौर में जी, लेकिन ये मौजू आज का ये नहीं है। ये होती है, आज के दौर में जी, लेकिन ये मौजू आज का ये नहीं है। 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 ये मौजू
ये रोबोटिक मतलब सर्जरी करानी है तो रोबोटिक सर्जरी होती है क्या? जी हाँ होती है रोबोटिक सर्जरी होती है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जी। बताइए डॉक्टर साहब क्या? हाँ बिल्कुल कि मैं अगर रोबोटिक होती है तो रोबोटिक सर्जरी करा दूंगा मैं। जी, आप रोबोटिक सर्जरी होती है प्रोस्टेट में, आपको अगर रोबोटिक सर्जरी करानी है तो आपको यूरोलॉजिस्ट फोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने आपको ये राय दी है कि ये यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है रोबोटिक सर्जरी और काफ़ी कारगर है, बहुत कामयाब सर्जरी है। आप जाइए किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, वहाँ पर ये रोबोटिक सर्जरी हो जाएगी। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब प्रोग्राम हमारा लास्ट मरहले में पहुँच चुका है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा डॉक्टर शुक्ला कि आप एक तो ये अपना पैगाम दीजिए, उसमें ये भी इंक्लूड कर दीजिए कि इसके जो खर्च है रोबोटिक सर्जरी और एक रिवायती सर्जरी की बात की जाए उसमें क्या फ़र्क है, अपने पैगाम के साथ बताएं जी। तो असल में बेसिकली ये नई टेक्नोलॉजी है, अभी बहुत वाइड स्केल लेवल पे नहीं यूज़ हो रही है, तो इसलिए अभी कॉस्ट बहुत हाई है। कॉस्ट हाई तो इसमें एक तो जो रोबोट खरीदा जाता है वो बहुत महंगा पड़ता है एंड प्लस इसमें कंज्यूमेबल्स भी कुछ यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो कॉस्ट जो है वो पेशेंट को जो पास ऑन होता है, तो उसकी वजह से जो कन्वेंशनल सर्जरी है उसके मुकाबले इसमें ऑलमोस्ट 50,000 से 1 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा पेशेंट को बेयर करना पड़ता है। जी, 1 लाख तक का खर्चा उसे बेयर करना पड़ता है। तो बट जो लोग नहीं खर्च कर पाते हैं, जैसे बहुत लोग हमारे यहाँ पूर हैं, तो उनको ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कन्वेंशनल सर्जरी है वो उतनी कामयाब नहीं है, वो कामयाब वो भी बहुत है एंड इसमें बस क्या है ना, प्रिसिजन ज़्यादा है। तो वो ये अभी अर्ली है, हमें लॉन्ग टर्म आउटकम्स देखने पड़ेंगे कि जो हमारी कन्वेंशनल सर्जरी जो 20 साल तक 90% से ज़्यादा लोगों में चलती है, तो क्या हमारे रोबोट से हम करते हैं तो क्या ये 25 साल से ज़्यादा वो हो जाएगा 90%? तो वो अब आज से 20 साल बाद ही पता चलेगा, तो 20 साल बाद ही। तो अभी अर्ली है, इसलिए हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवरशिप पे अभी नहीं कुछ ज़्यादा कह सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म डेफिनेटली इसके एडवांटेजेस प्रूवन है कि ये जो हम प्रिसिजन देना चाहते हैं वो प्रिसिजन हम दे पाते हैं और सॉफ्ट टिश्यू को हम उतना कट करने की ज़रूरत नहीं, तो पेशेंट को इमीडिएटली पेन कम होता है एंड जल्दी। शॉर्ट पैगाम भी कुछ आपका दीजिएगा, कुछ मैसेज देना चाहें कुछ? मतलब टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है तो डॉक्टर ज़रूर चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को मिलें। क्या बात है। एंड हम लोग मतलब इसीलिए इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में कि पेशेंट को हम वो बेनिफिट पास ऑन करें। एंड कभी कभी ये भी होता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं उतनी कामयाब साबित होती है तो वो फेड आउट भी कर जाती है, बट जहाँ वो टेक्नोलॉजी कामयाब सिद्ध होती है एंड ख़ासतौर से लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट गेन्स होते हैं तो वो हम डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से यहाँ बहुत सारी चीज़ें बता दी अपने मतलब मुख्तसर से पैगाम में, काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी। डॉक्टर विभोर आपकी तरफ आऊँगा मैं और आपका पैगाम जानना चाहता हूँ सिर्फ, और ये भी बताइएगा कि हम इससे बचे रहें, जॉइंट्स हमारे स्ट्रॉन्ग रहें, उसके लिए भी कुछ टिप्स दे दीजिएगा। देखिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आखिरी वाला जो सवाल है वो पहले लूँगा। सबसे पहली चीज़ है कि हम किस तरीके से बचें। कि बचना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कोई सर्जन, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता कि हम किसी भी पेशेंट को सर्जरी के द्वारा ठीक करें। हम ये चाहते हैं कि वो बीमारी हो ही ना, बीमारी हो ही ना है। जी जी। तो सबसे पहले जो हम अर्बन लाइफस्टाइल में, शहरी वातावरण में जो रहते हैं उसमें इनफ एक्सरसाइज का होना सबसे इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला चीज़ मैं बोलूँगा कि कम से कम 3 किलोमीटर की वॉक और 10 सूर्य नमस्कार जैसे मैं बोलता हूँ, बट आप किसी भी फॉर्म में इनफैक्ट नमाज के फॉर्म में भी बहुत अच्छा जो है वो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है सनलाइट एक्सपोजर, जो कि बिल्कुल एडिक्वेट रहनी चाहिए। 10 से 2 के बीच में कम से कम 1 आवर ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, मतलब स्किन में, चमड़ी के ऊपर आपको अगर मिले तो वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तीसरा डाइट। अगर हम शहरी वातावरण में तो यही देख रहे हैं कि हम एक्सेसिव खा रहे हैं, हम ज़्यादा खा रहे हैं, हम कम नहीं खा रहे हैं और ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स
की प्रॉब्लम, यानी जिसे बोलते हैं कि मतलब जोड़ में गर्मी आना या सूजन वरम आना, वो चीज़ पॉसिबल मतलब वो होती है ज़्यादा खाने की वजह से या इन्फ्लेमेटरी फूड खाने। इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और मैं समझता हूँ जो चीज़ें आपने बताई ये बहुत कारगर साबित होंगी और ये प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा वक्त की और आखिरी में मैं जो पैगाम जो देना चाहता हूँ, तो देखिए कि ये जो रोबोटिक पद्धति है एक स्टेपिंग स्टोन है, एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि अभी आई है रोगियों को ठीक करने के लिए। जी। इसका लाभ उठाइए। कोई भी चीज़, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला बहुत अच्छा कि कोई भी चीज़ आती है अगर वो ख़राब हुई तो फेड आउट हो जाएगी, अच्छी है तो वो आगे चलेगी। राइट। घबराएं नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर घबराते हैं कि भाई ये रोबोट हमारा कुछ कर देगा या फिर सर्जरी ही कुछ प्रॉब्लम कर देगी, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत ही डिफाइंड तरीके से और बहुत ही कंट्रोल तरीके से हमारे देश में चलाया जाता है ये पूरा प्रोग्राम जी। और इससे बिल्कुल मुतमईन रहने की ज़रूरत है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद कारगर रहेगी और फैज़याब होंगे हमारे जो मरीज़ हैं जो भी इस तरफ जाएंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है हमें जब ट्रेंड हो रही है और जो उसके यूज़फुल है पेशेंट्स के लिए, हमें अपनाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, बट ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ठीक है। और ये कोई रोबोट जो है नॉर्मल सर्जन की सब्स्टिट्यूट नहीं है, डॉक्टर की सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये आप ये हमारा एक हेल्पिंग हैंड है, एक असिस्टेंट है। ये इसको इस तरह से देखा जाएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। राइट। बहुत अच्छा पैगाम दिया यहाँ पर तीनों लोगों ने। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। जी, जैसा कि हमने अभी देखा कि तीनों ही माहिरीन ने बेहद अच्छी जानकारी हमारे नाजरीन को फराहम की है, मुफीद जानकारी दी है कि आपका बहुत बहुत तीनों का शुक्रिया एक मरतबा फिर से। जैसे कि तीनों ही माहिरीन ने कहा कि कोई भी चीज़ अगर लॉन्च नहीं हो रही है साइंस के शोबे में, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी की ही आज हम बात कर रहे थे, तो इसे घबराना नहीं चाहिए और कहीं ना कहीं ब्लाइंडली फेड भी ना करें, क्योंकि रोबोट जो है वो एक सब्स्टिट्यूट है, हेल्पिंग हैंड है, वो सर्जन नहीं है इससे। लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि कोई चीज़ ख़राब है तो वो खुद ही फेड आउट हो जाएगी, लेकिन कोई चीज़ अगर अच्छी है, आपको फ़ायदा पहुंचा रही है, तो वो आगे तक जाएगी वो टेक्निक। और जहाँ तक कि डॉक्टर विभोर ने भी ये कहा कि एक्सरसाइज और खान पान बहुत ज़रूरी है, और नमाज का भी आपने जिक्र किया। नमाज के शक्ल में भी आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि आपके जॉइंट्स जो हैं वो मजबूत रहेंगे, आप खासतौर से आपके घुटने मजबूत रहेंगे। तो नाजरीन, हमने जो ये आज का शुमारा आपके सामने पेश किया, रोबोटिक सर्जरी की हमने बात की, तो हमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा आज का ये एपिसोड और आप फैज़याब भी हो रहे होंगे। तो नाजरीन, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें जल्दी से ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारे DD उर्दू के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना खास ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। रोबोटिक सर्जरी कराने से पहले अच्छी तरह से मालूमात हासिल कर लें। अपने डॉक्टर से अपनी तकलीफ के हवाले से हर बात मालूम करें। जोड़ या हड्डी की सर्जरी के बाद डॉक्टर की बताई गई एहतियात की पाबंदी करें। अपनी खुराक का खास ख्याल रखें। फल और सब्जियों को ग़िज़ा में शामिल करें। मूवमेंट के लिए बताई गई एक्सरसाइज पाबंदी से करें, इससे मामूल पर लौटने में काफी मदद होगी। सर्जरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने रोजाना के काम करने की कोशिश करें। अपनी सोच को मुस्बत रखें। डॉक्टर के राब्ते में जरूर रहें।